एकांक को पुलिस अपने साथ ले गई थी और नैना कबीर के साथ अब पुलिस स्टेशन जाने की बात कर रहा था। मुझे नहीं लगता एकांक ज्यादा दिन पुलिस के पास रहेगा। आखिर किया क्या है उसने? कबीर बोला। हाँ वो तो है, लेकिन पुलिस ने तलाशी ली ना, तो उसके फ्लैट पर बड़ी अजीब अजीब सी चीजें हैं। नैना याद करती हुई बोली। वो चीजें उसे मुसीबत में डाल सकती है। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम सारी बात जानती हो, मगर पुलिस को इन सब से क्या। वो सामान उसे बस एकांक के अजीब से शौक लगेंगी, और क्या। नैना ने यह सुनकर सर हिलाया। अब चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। नैना ने चौंक कर कबीर को देखा। वहां क्यों? और मैं तो। तुम अब वापस आ चुकी हो। पर उस जीत ओबेरॉय के केस में मैं एक सस्पेक्ट थी। नैना हिचकते हुए बोली। उस केस में कुछ नहीं रखा अब, और अगर सबको ये लगता है कि एकांक ने तुम्हारा मर्डर कर डाला है, तब तो ये भी जरूरी है कि तुम खुद सामने आ जाओ। कबीर बोला। नैना ने भी सहमति में सर हिलाया और कार पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दी। इंस्पेक्टर बहल ने पहले तो कबीर को देखकर हैरानी जताई कि वो फिर आ गया। तुम? फिर से? तुमसे तो मैं मिल चुका हूँ। बहल बोला, मानो कबीर को याद रखकर कितने बड़े कद्दू में तीर मार लिया था उसने। अरे सर, आपकी याददाश्त का तो मैं वैसे भी कायल हूँ। कबीर मस्का मारते हुए बोला। बहल थोड़ा और तन गया। और बोलो, क्यों आए? बहल ने बोला, और खुद ही उसकी नज़र कबीर के साथ आई नैना पर पड़ी। सर, ये नैना है, कबीर ने बताया। बड़ी अच्छी बात है। बहल के मुंह से मूर्खों की तरह निकला। सर, ये वही नैना है जिसकी पुलिस को तलाश थी जीत ओबेरॉय के केस में। कबीर का इतना कहना था कि बहल का सर इतनी तेजी से नैना की तरफ मुड़ा कि नैना चौंक पड़ी। ये तुमको कहाँ मिली? बहल अचानक कबीर को घूरता हुआ बोला। नैना भी कबीर को देखने लगी। उसने तो यह सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी उनसे सवाल जवाब हो सकते हैं। अब कोई रास्ता नहीं था। कबीर को सब सच बताना ही सही लगा। सर, ये घर से भागी थी अपने बॉयफ्रेंड की वजह से, पर उसने इसे धोखा दिया। जीत ओबेरॉय ने इसे लिफ्ट दी थी, उसी के आसपास वो गायब हुआ था, इसलिए पुलिस को उसका सामान उसकी कार में मिला। मगर ये तब उसके गायब होने से इतना डर गई थी कि वहां से भाग गई। रास्ते में इसकी मदद मेरे दोस्त ने की और ये तब से उसके साथ ही रह रही थी। कबीर ने कहा। उसने नैना की कहानी पुलिस को नहीं बताई कि घर से भागना और एकांक तक पहुंचना उसकी साजिश थी, क्योंकि बिना उसके भी सब बहुत उलझने वाला था। आपका दोस्त? बहल ने आंखें सिकोड़ी। एकांक, जिसे आपने अभी अभी अरेस्ट किया है, कबीर बोला। वो भी आपका दोस्त है? बहल कबीर को घूरता हुआ बोला। आखिर मेरे पास नंबर है उसका, मैंने फोन भी किया था जो आपने उठाया था। दोस्त है तभी तो। कबीर बोला। एक मिनट, तो ये वो नैना भी है जिसके मर्डर का शक एकांक पर किया है उसके पड़ोसियों ने? जी, पर आप देख सकते हैं कि ये जिंदा है, मेरा मतलब ठीक है। बहल सोचता हुआ बोला। लोग भी कुछ भी बोल देते हैं। मतलब? कबीर बोला। उसने नहीं मारा किसी को, हमने जरूर बेचारे को मुफ्त ही ठोक दिया। बहल बोला। कबीर और नैना एक दूसरे को देखने लगे। हमें भी यही लगा था जब हम सीन पर पहुंचे। लोगों ने उसे पकड़ रखा था। कमरे में खून ही खून था, और जो लड़की साथ रहती थी, यानी कि आप मैडम, गायब थी। बहल नैना से बोला। पर हुआ क्या था? कबीर बोला। अजीब, पड़ोसियों ने बात का बतंगड़ बना दिया। वैसे डॉक्टर तो कह रहे हैं अकेले रहने वालों को ऐसी बीमारी हो जाती है। बीमारी? नैना बोली। हाँ, उस लड़के ने खुद को घायल कर लिया था, वो सारा खून उसी का था। बहल ने कहा। नैना और कबीर समझ गए कि जो कुछ भी एकांक के साथ हुआ था, उसे ढकने के लिए जरूर उसने खुद के शरीर पर जख्म दिए होंगे। आखिर वो खून उन पंखों की वजह से निकला, ये तो वो बता नहीं सकता था। कबीर ने अब पूरी विनम्रता के साथ कहा। सर, मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? उसे एकांक की फिक्र हो रही थी। बहल हिचक रहा था। एकांक उसे जिस हालत में मिला था और आसपास वालों ने उस पर जो इल्जाम लगाए थे, उसके चलते इंस्पेक्टर साहब कुछ ज्यादा ही कड़ी पूछताछ कर बैठे थे, जबकि बाद में पता चला कि वो खून उसका ही था।
उसने खुद ही खुद को घायल कर दिया था। अब इसमें आपकी क्या गलती इंस्पेक्टर साहब? लोगों ने उसे कातिल बताया तो आप और क्या करते? आपने सख्ती बरती जो बताता है कि आप कितने मुस्तैद पुलिस अधिकारी हैं। कबीर फिर मस्का मारता हुआ बोला। बहल ये सुनकर फूल कर कुप्पा हो गया। वैसे जब उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है तो नैना बोलती हुई रुक गई। अब वैसे तो नहीं है पर वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। वो लोगों से भरे अपार्टमेंट में रहता है तो दूसरों के लिए भी कोई खतरा बन सकता है। बहल ने कहा। नैना ने कबीर की तरफ देखा। देखिए सर, आपकी कृपा होगी तो लड़का छूट जाएगा, बाकी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो अपनी खोपड़ी का इलाज कराएगा, बाकायदा आपको इन्फॉर्म भी करेगा। अरे हमने कौन सा पकड़ रखा है उसे, छूट ही गया है समझो। बहल बोला। मतलब? वो सिटी हॉस्पिटल में है, एक हवलदार भी है उधर, बहल ने बताया। सिटी हॉस्पिटल एक सरकारी अस्पताल था, जरूर एकांक को मरहम पट्टी के लिए उधर ले जाया गया था। नैना ने कार सिटी हॉस्पिटल के सामने रोकी। कबीर कार से उतर गया। नैना भी उतरने को हुई। तुम वापस जाओ, कबीर बोला। क्या? पर मुझे भी। नैना, तुम्हारे सामने उसका इतना बड़ा सच आ चुका है और तब तुमने उसकी मदद भी नहीं की थी। आगे भी वैसा तो कुछ नहीं ना जिससे वो उम्मीद लगाए, तो बेहतर होगा तुम जाओ, जाकर अपने भाई का ख्याल रखो, कबीर ने कहा। नैना को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कम से कम उसे एक बार देख तो लेती, मगर कबीर की सख्ती के आगे उसकी एक ना चली। कबीर ने अस्पताल में कदम रखा और उसके बारे में पूछा। फिर उसने जनरल वार्ड के कोने के बिस्तर पर एकांक को देखा। एक बार को उसका दिल जोर से लरजा। उसकी हालत ही ऐसी थी। आखिर पुलिस ने खूब खातिरदारी जो की थी उसकी। चेहरे और हाथों पर कई जगह पट्टी बंधी हुई थी। उसका काफी खून पहले भी बह चुका था, इसीलिए वो एक हद तक कमजोर भी लग रहा था। अजीब बात थी, खून भी उसका ही बहा था जिसका दोषी उसे ही समझा गया। कबीर गया और उसके सामने बैठ गया। एकांक जो अब तक बिल्कुल बुत बना लेटा था, वो कबीर को देखने लगा। आप यहाँ? वो धीरे से बोला और मुंह में आए खून को पीछे मुड़कर एक कटोरे में थूक दिया। पूछना तो मुझे चाहिए कि तुम यहाँ, कबीर बोला। एकांक ने कुछ नहीं कहा, बस फीकेपन से हंस दिया। तो आपको पता चल ही गया, नैना ने बताया होगा। हाँ उसने बताया, मगर अच्छा ये नहीं होता कि तुम खुद मुझे बताते। मेरी मदद तो चाहिए थी, लेकिन मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं था, कबीर गुस्से से बोला। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज, अचानक एकांक बोला। कबीर ने देखा वो कुछ डरा हुआ भी लग रहा था। और मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मुझे तो कुछ भी नहीं बताओगे, पर मेरी मदद तुम्हें भी बराबर से चाहिए, कबीर चिढ़कर बोला। अगर मैं बाहर नहीं गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आज रात वो फिर होगा, वो अब भी मेरे अंदर है, एकांक बोला। क्या? क्या है तुम्हारे अंदर? कबीर उसे घूरता हुआ बोला। वो पंख, एकांक बोला और परी देखने लगा। तो क्या तुम भी वही हो? वही क्या? मेरा सर, मैं उस क्रिएचर की बात कर रहा हूँ, सायरन, कबीर चिढ़कर बोला। नहीं मैं वो नहीं हूँ, कभी मैं आम लड़का हुआ करता था। ये सब तो तब शुरू हुआ जब, वो बोलता हुआ रुक गया, जब तुम मुझसे मिले थे बचपन में, एकांक ने सहमति में सर हिलाया। हमारी हाथापाई हुई थी, पता ही नहीं चला कि उसने या तो मुझे इन्फेक्टेड कर दिया या फिर किसी तरह का श्राप है ये। मैं सायरन नहीं हूँ, पर मेरे शरीर में उसके पंख उगते हैं, बार बार उगते हैं। मुझे महसूस होता है मेरी पीठ पर चमड़ी के नीचे रेंगते हुए, और फिर एक दिन बढ़ते हुए वो बाहर आ जाते हैं और तब तक रहते हैं जब तक मैं उन्हें उखाड़ कर फेंक नहीं देता। और झूठ नहीं बोलूंगा, हर बार ये करने में जान निकल जाती है मेरी। तो कल क्यों नहीं किया? उन्हें उखाड़ा क्यों नहीं? करने वाला था। वो पंख पूरी तरह से बाहर आ चुका था। मैं उसे खींच कर तोड़ कर बाहर निकालता, फिर जला देता, मगर समय ही नहीं मिला। पता नहीं कैसे नैना मेरे कमरे में आ गई और मुझे देख लिया। मैं उसे बताना चाहता था, समझाना चाहता था, मगर तब मेरी हालत ही ऐसी नहीं थी। वो डर गई मुझे देखकर, जिसके लिए मैं उसे दोष भी नहीं दूंगा, और वहां से भाग गई। यहाँ तक भी ठीक था, मगर फिर कुछ देर बाद काफी लोग मेरे अपार्टमेंट में चले आए।
किस्मत की बात थी कि तभी वो पंख गायब हो गए। गायब हो गए? कबीर उलझन से बोला। वो आज रात फिर बाहर आएंगे, हमेशा की तरह मेरी चमड़ी उधेड़ कर। तभी तो कह रहा हूँ कि ये सब पुलिस लॉकअप में या इस सरकारी अस्पताल में होना सही नहीं। जुलूस निकल जाएगा मेरा। एकांक घबराते हुए बोला। कबीर को भी लग रहा था कि वो सही बोल रहा है। तो अब तुम क्या करोगे? मान लो पुलिस तुम्हें छोड़ देती है, फिर? कबीर ने पूछा। घर जाऊंगा, रात का इंतजार करूंगा। जब वो बाहर आएंगे उन्हें खत्म कर दूंगा। वो पंख तो वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये वाले तो हो जाएंगे, पर फिर नए उग आएंगे। फिर वो भी मेरे शरीर में बड़े होंगे, बाहर आएंगे, मैं उन्हें खत्म करूंगा। कब से यही चलता आ रहा है। एकांक बोला। कबीर को एक हद तक उस पर तरस भी आ रहा था। यह कैसा नामुराद श्राप है। किसी को भी किस हद तक भारी बीतेगा ये। आखिर ये सायरन चाहती क्या है। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कबीर ने चिढ़कर कहा। मुझे यकीन है अभी तक आपने भी अपने बारे में बहुत कुछ छुपा रखा है मुझसे। कम से कम बताया तो नहीं है। कोई भी एकदम से खुलकर सब कुछ तो बता नहीं देता ना। वो भी इतनी अजीब बात जुड़ी हुई है मुझसे। एकांक ने कहा। कबीर ने उसे घूर कर देखा। वह बिल्कुल सही कह रहा था। कबीर की जिंदगी में भी एक बड़ा रहस्य था जो गिनती के लोग ही जानते थे। मगर यहाँ बात मेरी नहीं तुम्हारी हो रही है। मैं नहीं जा रहा हूँ खुद को किसी को सौंपने, इसीलिए कि कोई पागल बला मेरे पीछे नहीं पड़ी हुई है। कबीर ने उसे झुड़कते हुए कहा। खैर, इससे क्या बदल जाएगा। मान लीजिए मेरे साथ ऐसा कुछ है भी तो क्या? एकांक बोला। कबीर उसे देखता रहा। नैना कहाँ है? क्या अब भी वो मुझसे डरती है? एकांक बोला। कबीर ने एक गहरी सांस ली। वो अपने घर पर है, अपने परिवार के साथ। ओह, तो घर पहुंच ही गई वो। चलिए, अच्छा है। पर क्या वो? एकांक, देखो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कबीर बोला। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बताए सारी बातें, मगर ये जरूरी भी था। अब उन्हें जो भी करना था, जरूरी था कि एकांक उस पर ध्यान लगाए, नैना पर नहीं। क्या समझ रहा हूं मैं, क्या नहीं है? एकांक बोला। उसे कबीर के चेहरे के भाव चिंता में डाल रहे थे। नैना को तुम पर शक था। कबीर बोला। क्या शक? कैसा शक? हाँ, शक। लोगों के गायब होने का शक। और इसीलिए वो तुम्हारे पास आई थी। और कबीर उसे सब बताता गया। एकांक जैसे जैसे सुनता जा रहा था उसके चेहरे के भाव सख्त होते जा रहे थे। जब कबीर ने उसे अपनी बात खत्म की तो वहां खामोशी छा गई। एकांक सदमे में दिख रहा था और कबीर उसे लगातार देखे जा रहा था। फिर उसने धीरे से उसके पट्टी बंधे हाथ पर हाथ रखा। वो जानता था कि एकांक के लिए यह सच किसी सदमे जैसा ही था। साला, मैं गिल्ट में था कि मैंने नैना से यह बात छुपाई है, पर यहाँ तो सारे ही काला पंख लिए घूम रहे हैं। बस मेरे वाले ही चमड़ी फाड़कर बाहर आ जाते हैं। बाकी सारे तो बड़ी सफाई से दबाए रखते हैं उन्हें। एकांक सर हिलाते हुए बोला। यही होता है जब हम अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखते। हाँ, नैना तुम्हारे पास इसलिए आई थी क्योंकि वो संचित को ढूंढ रही थी, लेकिन तुम्हारी तरह उसे भी महसूस होने लगा कि वह तुम्हारे साथ गलत कर रही है। जानते हो, वो तुम्हें सब बताने वाली थी, मगर उसके फैसले को भी डगमगा दिया तुमने ही। वो परवाह करने लगी थी तुम्हारी। उसे भी चिंता थी जैसे कि मुझे है, लेकिन तुम्हारी मदद पूरी तरह करने के लिए तुम्हारा सच जानना जरूरी था। मैं नैना को दोष नहीं देता। अगर मेरा भी कोई अपना इस तरह गायब हो जाएगा और मुझे किसी पर शक होगा तो मैं भी वही करूंगा जो उसने किया। माना तुम सताए हुए हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन नैना की भी क्या गलती है? पहले संचित और अब उसका भाई। कबीर बोला। भाई? हाँ, कबीर चिढ़कर बोला। अंकुश नैना का भाई था, जबकि एकांक को यही मालूम था कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, इसीलिए तो उसने वो हरकत की थी। हाँ, भाई, जिसके साथ तुमने वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की। कबीर चिढ़कर बोला। अरे, मुझे कहाँ पता था वो अपने भाई के साथ मिलकर खेल गई मेरे से। एकांक बोला।
वो पूरी बिफर चुका था नैना का सच जानने के बाद। बात इसकी नहीं है कि वो कौन है। तुमने उसे वो टूटी छत वाली पेंटिंग भेज दी, मतलब जो खतरनाक चीज लोगों का शिकार करती घूम रही है, तुमने उसके पास खुद ही शिकार भेज दिया। एकांक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। और तुम्हें पता है, उसने उस तस्वीर को आगे फॉरवर्ड कर दिया। कबीर बोला। यह सुनकर एकांक झटके से सर उठाकर उसे देखने लगा। फॉरवर्ड? वो सदमे से बोला। हाँ, तो ऐसा हो तो सकता था ना। अब एकांक ने सर झुका लिया। तुम छूट जाओगे, पुलिस की माने तो तुम पर कोई चार्ज ही नहीं बनता। कुछ फॉर्मेलिटी और बाकी है, जब फ्री हो जाओ तो बताओ मुझे, बोलकर कभी उठ खड़ा हुआ। अभी कहाँ है वो? एकांक बोला। कौन? नैना। हमारे पास दूसरे और भी जरूरी काम हैं, उन पर फोकस करो, वरना मैं पागल नहीं हूँ जो आज भी ऑफिस नहीं गया तुम्हारे पीछे। कबीर बोला और वहां से चल दिया। वो वापस जा रहा था। वो जानता था कि इतनी आसानी से न एकांक के दिल से नैना निकलेगी, न नैना के दिल से एकांक। मगर यदि इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सच्ची भावनाएं हैं तो इन्हें किस्मत मिलाकर रहेगी। और अगर नहीं तो वक्त क्यों खराब करना। उन्हें जल्द से जल्द उस तस्वीर की गुत्थी को सुलझाना ही होगा। कबीर वापस जा रहा था और रिसेप्शन के सामने से गुजरा तो उसके कानों में एक स्त्री स्वर पड़ा। एकांक, वो कहाँ मिलेगा? वो आवाज कबीर को नैना जैसी लगी। एक बार तो वो चिढ़ गया कि उसके रोकने के बावजूद वो अंदर आ गई, मगर जब उसने रिसेप्शन की तरफ देखा तो वो कोई और ही थी। वो बड़े काले फैशनेबल चश्मे लगाई हुई एक औरत थी जो उम्र में नैना से बड़ी लग रही थी। कबीर को ये बात बड़ी ही अजीब लगी। कोई एकांक को पूछते हुए यहाँ तक आया है, जबकि एकांक उसे खुद की तरह ही नीरा यतीम लगता था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो औरत एकांक के बारे में पूछकर उस ओर बढ़ गई और कबीर भी ठिठक गया। वो भी दबे पांव चुपके से उसकी तरफ बढ़ा। वो दरअसल दीक्षा थी, वही दीक्षा जिसका पति आरव काफी पहले ही उस बला का शिकार हुआ था जब वो अपने हनीमून पर थे। दीक्षा एकांक के पास पहुंची और उसे घूरने लगी। उसने अपना चश्मा उतार दिया। तुम? एकांक उपेक्षा से बोला। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये क्या तरीका हुआ अपनी बड़ी बहन से बात करने का? दीक्षा आराम से बोली। एकांक ने उसे घूर कर देखा। उसे आज भी अपनी सौतेली बड़ी बहन से उतनी ही नफरत थी। अगर ये ना होती तो एकांक के साथ वो हादसा भी ना हुआ होता। तुम यहाँ क्यों आई हो? एकांक उसी उपेक्षा से बोला। घर गई थी तुम्हारे, वहां पता चला कि ये सब हो गया। पुलिस भी आई थी और जो भी है मैं मैनेज कर लूंगा। एकांक दूसरी तरफ मुंह फेरता हुआ बोला। दीक्षा कुछ देर वहीं खड़ी रही। मैं तुम्हें घर ले चलूं? वो धीरे से बोली। कहा ना मैं खुद कर सकता हूँ, तुम बस जाओ यहाँ से। एकांक चिढ़ कर बोला। दीक्षा ने एक गहरी सांस ली। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, जानती हूँ। जब तो हुआ सही नहीं हुआ इसका ये मतलब तो नहीं। अरे मैं भी मुसीबत में ही हूँ, पुलिस मेरे भी पीछे पड़ी है। आरव अब तक मिसिंग है। जानकर खुशी हुई कि तुम मुसीबत में हो। जो औरतें बिना सोचे समझे किसी इंसान से बस इसलिए शादी कर लेती है कि वो उनके फ्यूचर की गारंटी बनेगा, उनके साथ यही होना चाहिए। एकांक जहर बुझे स्वर में बोला। कबीर वहीं पास ही खड़ा सब सुन रहा था, मगर वो एक खंभे की ओट में था कि कहीं एकांक उसे अपनी बात सुनते हुए ना देख ले। कबीर भी समझ गया कि ये आखिरी बात एकांक ने शायद अपनी माँ के लिए कही थी। आखिर एकांक की माँ ने आश्रय के लिए एक गलत व्यक्ति से शादी की थी, मगर उस व्यक्ति ने यानी एकांक के सौतेले पिता ने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। और ये औरत तो ये एकांक की सौतेली बहन है। हाँ, इसे भी एकांक पसंद तो नहीं करता। कबीर को नैना की बात याद आई कि एकांक ने एक तस्वीर में अपने पिता की शक्ल बिगाड़ रखी है। यही नहीं, उस तस्वीर का अपने सौतेले पिता और सौतेली बड़ी बहन वाला हिस्सा मोड़कर पीछे की तरफ छिपा रखा है। फ्रेम में बस वो और उसकी माँ ही हैं। आगे दीक्षा ने बहुत बातें की, मगर एकांक का मन उसके लिए जरा भी नहीं पिघला। दीक्षा उठी और मायूस सी बाहर को चल दी।
कबीर भी चुपके से उसके पीछे हो लिया। बाहर आकर वो एक कार में बैठी और वहां से चल दी। कबीर भी उसके पीछे हो लिया। जब दीक्षा ने अपने घर के बाहर कार खड़ी की, तब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि एक बाइक उसके पीछे लगी हुई है। वो कार से उतरकर खड़ी हो गई। कबीर ने भी अपनी बाइक खड़ी कर दी। दीक्षा उसे घूरती रही। ये क्या हरकत हुई? कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो कबीर को घूरती हुई बोली। मैं एकांक का दोस्त हूँ। कबीर अपना हेलमेट उतारता हुआ बोला। हाँ, मैं नहीं मानती। दोस्त क्या होता है ये मेरा भाई क्या जाने। दीक्षा व्यंग से बोली। कबीर ने उससे बहस नहीं की, बल्कि एकांक के बचपन वाली कहानी उसे सुना दी। समंदर किनारे दीक्षा और एकांक खेल रहे थे। दीक्षा ने शरारत की थी, मगर उसे कुछ कहने की जगह उसके पिता ने एकांक को ही थप्पड़ जड़ दिया था। फिर एकांक वहां से गायब हो गया और बाद में बहुत ढूंढने पर मिला था, वो भी बेहोश। दीक्षा अजीब नजरों से कबीर को घूरने लगी। जाहिर सी बात है, ये वाकया सबको नहीं पता था। अगर इस शख्स को पता है, मतलब ये सच में उसके भाई का दोस्त है। अब तो मानती है ना कि मैं एकांक का दोस्त हूँ। बिना दोस्त बने ये सब कैसे जान सकता हूँ? कबीर बोला। दीक्षा ने सहमति में सर हिलाया। कुछ देर बाद वो दोनों दीक्षा के घर में ड्राइंग रूम में आमने सामने बैठे हुए थे। कबीर ने ये बात गौर की कि दीक्षा की औकात उसके भाई की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी थी। फिर जल्दी ही कबीर को पता चल गया कि ये औकात उसके पति के दम पर थी। उसे एकांक की बात भी याद आई कि जो औरतें इस तरह की शादी करती हैं, उनके साथ यही होना चाहिए। तो आपके हस्बैंड भी मिसिंग हैं? कबीर ने पूछा। दीक्षा ने चौंक कर उसे देखा। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? आप अपनी बात इस तरह पब्लिकली करेंगी तो कोई ना कोई सुन ही लेगा। मैं भी एकांक से मिलने पहुंचा था वहां, कबीर ने कहा। तो मेरे हस्बैंड का इन सब से क्या? दीक्षा बोली। उन्हीं की तो बात है और क्या। शहर में लोग गायब हो रहे हैं तो आपके पति भी हो चुके हैं, कबीर बोला। दीक्षा ने सर हिलाकर हाँ किया। आप बता सकती है कहाँ और किन हालातों में? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आपको बता दूं कि ये बड़ी ही अजीब बात हो रही है। जितने भी लोग गायब हो रहे हैं, उनका कोई ना कोई संबंध एकांक से जरूर है। कुछ तो एकांक को पहचान भी चुके हैं इसी बात के लिए, कबीर ने कहा, जो कि सच भी था। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।